हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु के साथ, विचारधारा के साथ, जो सफलता के लिए तैयारी कर रहे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा तो है ही, साथ ही साथ किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। अमूमन घर से लेकर के शिक्षण संस्थाओं तक, माता पिता से लेकर के गुरुजनों तक, शिक्षकों का भी यही कहना रहता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, जो कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी परीक्षा की सफलता एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और एकमात्र विकल्प है अध्ययन करना या पढ़ाई करना। अब प्रतियोगियों के समक्ष जो किसी भी क्षेत्र से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी क्षेत्र में, उनसे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि यदि विषय सामग्री, अध्ययन सामग्री का पता चल गया है, अध्ययन सामग्री को उपलब्ध भी हो गया है, नोटबुक्स और पुस्तकें, पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, किंतु हम पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करते हैं और शाम को पढ़ते हैं, सुबह मस्तिष्क से गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ा, क्या अध्ययन किया। मस्तिष्क में कैसे टिके और पढ़ने का तरीका क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, जो असफल हो जाते हैं वो भी अध्ययन करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते या स्टडी नहीं करते। वही पाठ्य पुस्तकें हैं, वही अध्ययन सामग्री हैं जो उपलब्ध है, जो सबके पास उपलब्ध है। किंतु क्या रणनीति में कोई चेंजिंग होती है, डिफरेंसेस होते हैं, या फिर प्लानिंग में क्या ऐसा खास होता है जो सफल अभ्यर्थी हैं और जो असफल अभ्यर्थियों के पास वो प्लानिंग नहीं हो पाती। नहीं, एकमात्र विकल्प पढ़ाई करना, स्टडी करना सभी जानते हैं और सभी कहते हैं पढ़ाई करो। किंतु अंतर कहाँ आता है? सफलता और विफलता के बीच में जो दूरी है, बारीक सी दूरी तो है, किंतु जो दूरी, जो बीच में एक रेखा खींचा हुआ है,
जो इस रेखा के पार गया वो सफल, इस रेखा के पार गया वो असफल। तो रेखा जो है वो किस चीज़ की है? वो है तरीके का। पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू रीड, हाउ टू स्टडी। पढ़ने का तरीका क्या है? बस यही तरीका भिन्न बना देता है। और चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बात हो या फिर एकेडमिक बोर्ड की एग्ज़ाम हो, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं या 12th में बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ भी हाउ टू अर्न द गुड मार्क्स। और आंसर होगा हाउ टू रीड, हाउ टू लर्न, हाउ टू स्टडी। पढ़ने का तरीका। और यह पढ़ने का जो तरीका है वह समय और श्रम दोनों की बचत करता है। पढ़ने का तरीका। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पे कि सफलता कैसे प्राप्त हो सके। क्योंकि यदि जो चीज़ें हमने पढ़ा और सही तरीके से पढ़ा, वो कैसे निर्धारित हो। पढ़ना तो ये भी है कि एक तरफ से एक तरफ तक पढ़ते जाइए, जैसे किससे कहानियां पढ़ते हैं। किंतु जो तथ्यात्मक है, जो कॉन्सेप्चुअल है, वो कैसे हम मस्तिष्क में बैठाएं, कैसे पढ़ें। तो इसके लिए पढ़ने के तरीके में दो चीज़ें हैं। एक तो तन को साधना है, अर्थात स्थूल स्तर पर। दूसरा है मन को साधना है, अर्थात सूक्ष्म स्तर पर। तन को साधना अर्थात पढ़ने का जो प्रक्रिया है, जैसे कुछ लोग बैठ के पढ़ते हैं, कुछ लोग लेट के पढ़ते हैं। तो लेटने पर नींद आएगी। दूसरी चीज, लेटने पर एकाग्रता भंग होगी। जब नींद आएगी तो एकाग्रता भंग होगी। तब हालत यही होगी कि तन पुस्तकों के साथ है, मन नहीं है। मन का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन नहीं है तो सिर्फ हम शरीर के साथ उपस्थित हैं पढ़ते समय, चाहे वो कक्ष में हो या फिर एकांतिक अध्ययन में। तैयारी के स्तर पर भी यदि हम पढ़ रहे हैं और पेज नंबर रात को भी वही था, पेज नंबर हम जब सुबह उठते हैं तो भी वही रह जाता है। और सभी कहते हैं पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, किंतु हम कितना कैच कर रहे हैं, कितना हम ग्रहण कर पा रहे हैं, यह निर्धारित करता है सफलता और विफलता। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बैठ के पढ़ें। ध्यानस्थ की अवस्था में भगवान शिव जो महाकाल हैं, वो भी देखिए आसन की अवस्था में, सीधी अवस्था में बैठ करके ध्यानस्थ हैं। उसी प्रकार से अध्ययन का तरीका बताया भी जाता है कि रीढ़ सीधी होनी चाहिए, इसीलिए मेज कुर्सी की व्यवस्था की जाती है। एकाग्रता बनती है, ऊर्जा का प्रवाह की गति बढ़ती है।
दूसरा चीज है मन को साधना। मन को साधना का मतलब है, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सकारात्मक सोच का होना परम आवश्यक है। और सकारात्मक सोच तभी विकसित होगी जब आप का मन शांत हो। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो निराश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको आशा से भर दें, आशान्वित कर दें, आपको मोटिवेट करें अपने लक्ष्य और अध्ययन के लिए। आप सकारात्मक सोच वालों के साथ रहेंगे तो सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी, स्वयं के स्तर पर तो उत्पन्न करें ही, साथ ही जो वातावरण हो, क्योंकि वातावरण का प्रभाव गहरा पड़ता है। अवसाद को अवसर में बदलें और इसके लिए सकारात्मक सोच परम आवश्यक है। मन का शांत रहना परम आवश्यक है। चित्त का चंचलता से दूर होना परम आवश्यक है। हम निमंत्रण में जाना, तमाम घूमने में, निरर्थक घूमने में समय को न व्यतीत करें, अपितु अपने लक्ष्य के निरंतर भेदन के लिए लक्ष्य के प्रति, परिश्रम के प्रति समर्पित भाव से उद्धत रहें और भविष्य के प्रति आशान्वित। इसलिए अवसाद से बचें, आशावादिता की ओर बढ़ें, परिश्रम का सहारा लें। ये तो मन के स्तर पर तैयारी की बात हो गई, क्योंकि कोई ऊपर से बन के नहीं आता। सफलता विफलता इसी लौकिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी चीज, कहा भी जाता है कि मन के साधे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों और विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति की इच्छा शक्ति को आजमाती है। जैसा कि कहा भी गया है कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, क्योंकि बने बनाए रास्ते से गुजर जाना इतिहास नहीं है। इतिहास नवीनता की मांग करता है। इतिहास कुछ अलग करने, मौलिकता की मांग करता है। तो मन को साधना, मन सध गया, अब पढ़ना कैसे है, पढ़ें कैसे, तो पढ़ें कैसे, हाउ टू स्टडी, हम पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले यह जानना चाहिए मित्रों, मेरे आत्मीय जनों, मेरे प्रतिभागियों, मेरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं, यह जान लें कि पढ़ना कहते किसे हैं। क्योंकि क्यों, कैसे, कब जब प्रश्न पैदा होते हैं तो जो उत्तर निकल के आता है वह कुछ नवीन दे जाता है, कुछ ऐसा दे जाता है जो आत्मस्फूर्ति से भर देता है। तो पढ़ना क्या है, अध्ययन क्या है। तो मैंने कहीं पढ़ा था और वह जो मैंने पढ़ा अध्ययन के संबंध में था। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि लिखी हुई बातों को मन से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। लिखी हुई बातों को
मन से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। यह एक लाइन का जो एक लाइन की जो पंक्ति है, एक यह लाइन बहुत कुछ दे जाती है अध्ययन के बारे में। लिखी हुई पुस्तकों में कुछ लिखा है, ये जो सूचना हमको मिल रही है, ये जो ज्ञान मिल रहा है, कुछ ज्ञान है, पुस्तकें कुछ कह रही हैं। अब जो कह रही हैं उनको सुनना है, ज्ञानेंद्रियों को सतर्क रहना है, आंखों को सतर्क रहना है, ज्ञानेंद्रियों को सतर्क रहना है, कानों को सतर्क रहना है, विवेक को सतर्क रहना है, चिंतनशील बने रहना है, और साथ ही साथ मन को भी सक्रिय रहना होगा, जो अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है, अंदर की इंद्रिय है मन। पंच ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय होना होगा और सक्रिय रखना होगा। लिखी हुई बातों को मन से ग्रहण करने का नाम, जब मन में आ जाए, आत्मसात हो जाए, मन में ग्रहण करने का मतलब है, निहितार्थ है, मन आत्मसात कर ले, उस ज्ञान को आत्मसात कर ले, एकाकार कर ले। हम उस ज्ञान के, वह ज्ञान मेरे कहीं तह तक पहुंच जाए, हृदयंगम हो जाए, और यह होगा पूर्ण मनोयोग से पढ़ने पर। जैसे किसी ने कुछ पढ़ा और कुछ पढ़ने पर उसको यह देखना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या बातें सीखी। क्योंकि सिर्फ पढ़ते जाना, पुस्तकों के पन्ने पलटते जाना अध्ययन नहीं है। यह पढ़ने का तरीका हो ही नहीं सकता। पढ़ने का तरीका यह है कि जो फैक्ट, जो तथ्य आप पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, वो क्या मनन भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, उनका पूर्ण मनोयोग के साथ आत्मसातीकरण भी कर रहे हैं। तो इसके लिए वह जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, पुस्तकों ने क्या बोला, पुस्तकें बोलती भी हैं, मौन मुखर, मौन उनका बोलना होता है। वो होती तो मौन है, किंतु बहुत कुछ कहती है, बस सुनना है। और आपने सुना, आत्मसात किया कि नहीं, इसके लिए प्रैक्टिकल है, मस्तिष्क को चलाना। और मस्तिष्क चलेगा तब, मन में धारण होगा तब, जब आप लिखेंगे। तो रीडिंग के बाद राइटिंग मस्ट है। तो लिखना, लिखते समय मस्तिष्क सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है वह चीज़ सोचने लगेंगे, चिंतन करने लगेंगे, और जो लिखेंगे वो आपकी भाषा में होगी, आपकी समझ में होगी। और चिंतन क्षमता विकसित होगी। और यह चिंतन क्षमता क्यों, कैसे, कब, किस लिए इत्यादि तार्किक प्रश्नों से आपको संयुक्त कर देगी, युक्त कर देगी। अर्थात क्यों, कैसे, कब, किस लिए इत्यादि प्रश्न मनोमस्तिष्क में उमड़ने लगेंगे। जिससे आपके अंदर एक स्वतंत्र चिंतन क्षमता विकसित होगी। और यह पाठ्य वस्तु में जो आपने पढ़ा है, वह उसमें भी नवीनता को उत्पन्न कर देगी, जो आपकी मौलिकता होगी। अर्थात आपकी मौलिकता भी विकसित होगी, और मौलिकता ही आपको भिन्नता की ओर ले जाती है, कुछ अलग अलग की ओर ले जाती है। और वह मौलिकता आपको आप बना देती है। अर्थात आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपको जो
नवीनता जो है स्वतः स्फूर्त प्रश्नों को उत्पन्न कर देती है, जो प्रश्न स्वयं उत्पन्न होने लगते हैं। अब जब आपके अंदर मौलिकता जागृत होने लगेगी, जब आप विषय सामग्री का आत्मसात करने लगेंगे, तो फिर जब लिखेंगे तो कुछ, जब आप लिख लेंगे तब आप मस्तिष्क में धारण करने लगेंगे। जैसे ही बिना देखे आप लिखते हैं और कुछ नया फैक्ट आपके मस्तिष्क में उभरता है, नया विचारधारा कुछ उभरता है उस विषय वस्तु को से संबंधित, तो आपके अंदर रोचकता उत्पन्न होगी, इंटरेस्ट उत्पन्न होगा, और जैसे ही रुचि उत्पन्न होती है वो पढ़ने की प्यास को और तीव्र कर देती है, अध्ययन की तीव्रता में इजाफा कर देती है, और यह इजाफा पुरस्कार बन जाती है। अब दूसरी चीज है पढ़ने के तरीका में, जब भी पढ़ें आप तुलनात्मक पढ़ें। अब तुलनात्मक कैसे पढ़ना है? यदि मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन आप कर रहे हैं, इतिहास को ही लें, मौर्य काल के आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को आप पढ़ रहे हैं, तो आप तुलना करिए गुप्त काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसमें टैक्स का दर क्या था, मौर्य काल में टैक्स का दर क्या था, वैदिक काल में टैक्स का दर क्या था। अब आप टैक्सेशन को देखिए, मौर्य पीरियड की अर्थव्यवस्था को देखिए, शासन व्यवस्था को की तुलना कीजिए, उसी प्रकार से शासन व्यवस्था को देखिए, उसी प्रकार से आप राजा के कार्यों को देखिए, और यह देखिए उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी, मौर्य काल में स्त्री की दशा क्या थी, गुप्त काल में क्या थी, वैदिक काल में क्या थी। मध्यकाल में कैसी व्यवस्था थी, मुगल पीरियड में कैसी व्यवस्था थी। तो जब तुलना करने लगेंगे तो आपकी समझ विकसित होने लगेगी, अर्थात रटना नहीं पड़ेगा, और रटने से भूल सकता है व्यक्ति, किंतु समझने से नहीं भूलेगा। एक समझ जब डेवलप होने लगेगी, विकसित होने लगेगी, तो जो फैक्ट हैं वो कॉन्सेप्ट में बदलने लगेंगे। ऐसा क्यों है, सिर्फ ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। दर यदि बढ़ाया गया, अगर आर्थिक अतिरेक की स्थिति उत्पन्न होगी तो नए नए नगरों का जन्म होगा। ये लॉजिकली है, तो लॉजिकली पढ़िए आप, क्योंकि तुलना तर्क को जन्म देगी। बिना तर्क के आप तुलना नहीं कर पाएंगे। घटनाएं क्यों घटी, क्योंकि कोई घटना का कारण अवश्य होता है। कारण पे आप जाएंगे, कार्य से कारण की ओर जाने लगेंगे, जो साइंटिफिक है, एक साइंटिफिक अध्ययन की प्रक्रिया है। अब यह अंतर और समानता करने में, मस्तिष्क को विकसित करने में सहायक होगा यह अध्ययन प्रक्रिया। तुलना करते हुए पढ़ना, तर्क करते हुए पढ़ना, चिंतन करते हुए पढ़ना, क्योंकि आजकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों की प्रकृति बनने लगी है वह कॉन्सेप्चुअल हो गई है, अर्थात वैचारिक फैक्ट्स बन रहे हैं, अर्थात विचारात्मक तथ्य
बन के आ रहे हैं। वैसा नहीं है कि उस राजा के पिता का क्या नाम था। अब आ रहा है वो राजा क्यों महान था, क्योंकि महानता के कई पर्याय हो सकते हैं। उसी प्रकार से विश्लेषणात्मक अध्ययन करना, स्टडी कैसा करना, एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषण, भिन्न भिन्न किसी भी चीज को भिन्न भिन्न नजरिए और दृष्टिकोण से देखना। जैसे साइंस में यदि देखा जाए तो पाचन तंत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं, और पाचन तंत्र का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो पाचन तंत्र में सक्रिय जो सहयोगी अंग हैं उनका कार्य देखना, उनका प्रभाव देखना। उसी प्रकार से जैसे हम किसी वृक्ष का अध्ययन कर रहे हैं तो पत्तों को देखना, जड़ को देखना, और भोजन कैसे प्राप्त कर रहे हैं, जल कैसे प्राप्त कर रहे हैं, वृक्ष जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, अलग से अध्ययन करना। ये विश्लेषणात्मक अध्ययन है। अर्थात प्रत्येक अंग का, जैसे वृक्ष है उसके पत्तों का अध्ययन करना, उसके जड़ का अध्ययन करना, उसके तने का को पढ़ना, और सभी का एक साथ अध्ययन करना संश्लेषणात्मक, जोड़ करके अध्ययन कर देना संश्लेषणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार से विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक विवेक का प्रयोग करते हुए अध्ययन करना, जिससे यह विचारात्मक अवधारणा को समझने में सहायक होगा। एक नवीन फैक्ट उत्पन्न होंगे, एक नए नज़रिए से हम किसी घटनाक्रम को देख पाएंगे, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो भूगोल से संबंधित हो, चाहे वो जनरल स्टडीज़ के किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो। करंट अफेयर्स को अगर पढ़ना है तो भी उसको हम उसी नज़रिए से पढ़ सकते हैं। और जैसे कोई धागे के निर्माण की जो फैक्ट्रियां हैं वो क्यों ऐसी जगह स्थापित होती हैं? क्या वो जलवायु से प्रभावित होती हैं? यस, उत्पादन, किस चीज के उत्पादन में जलवायु प्रमुख सहायक है? क्यों समुद्रों के किनारे फैक्ट्रियां स्थापित हुई? क्योंकि धागे टूटेंगे नहीं, नमी के कारण। और इस प्रकार से उत्पादन को जलवायु प्रभावित करता है। उत्पादन को और कौन कौन से फैक्ट्स प्रभावित करते हैं? क्या ताप प्रभावित करता है? इस प्रकार से भूगोल को अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, हर विषयों के अंतर संबंधों को जोड़ते हुए पढ़ना, और जिससे नवीन ज्ञान का उत्पन्न होगा, एक नई मौलिकता उत्पन्न होगी, एक नई समझ उत्पन्न होगी। पढ़ाई करने का ये प्रोसेस होता है, और जिसको अनुभव से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। शायद ये फायदेमंद अवश्य होगा। तो इस प्रकार से अध्ययन में तार्किकता होनी चाहिए, मननशीलता होनी चाहिए। पढ़ाई करते समय हमको चिंतनशील होना होगा। हमको किसी भी चीज़, यदि कोई स्टूडेंट्स कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको उस चीज़ की समझ विकसित करनी होगी, और वह समझ आएगी तार्किकता से, विश्लेषण से, तुलना से। समानता असमानता का जब तुलना होगा तो उसको नई चीज़ निकल के आएगी। जैसे दर्शन हम पढ़ रहे हैं तो अनुभववाद और या फिर बुद्धिवाद, दो में जो अंतर्द्वंद है वो क्या है? अनुभव से, जो अनुभव में है उसी ज्ञान को सत्य मानना। प्रागानुभवी ज्ञान को अनुभववादी नहीं मानते, किंतु गणित इत्यादि में कुछ ऐसे अवधारणाएं हैं जो प्रागनुभविक माना जाते हैं।
अनुभववादी कहते हैं बुद्धि कोरा कागज है। अब समस्या ये चीज आती है कि अगर इंद्रियों से जो देखा जाए यदि वह सत्य है तो जल में डाली हुई लकड़ी क्यों टेढ़ी नजर आती है, छड़ी क्यों टेढ़ी नजर आती है? अर्थात इंद्रियां धोखा दे रही हैं। अब यहां पर एक सिद्धांत आता है कि नहीं, अनुभव और तर्क दोनों का सहारा लेना हो, क्योंकि ज्ञान नवीनता भी मांगता है। ज्ञान वह है जो नवीन भी हो, उसका एक गुण यह भी है। इस प्रकार से तार्किक ढंग से पढ़ना, और तार्किक ढंग से जब पढ़ा जाएगा तो चिंतनशीलता जन्म लेगी, और चिंतनशीलता विचारवान बनाएगी, और विचार के साथ यदि हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वह हमारी क्षमता में, हमारी मौलिक क्षमता में अभिवृद्धि करता है, अभिवृद्धि होती है, मौलिकता में अभिवृद्धि होती है। और इसी के साथ कोई चीज़ हम पढ़ लिए और पढ़ने के बाद उसको छोड़ दिए, समझने के बाद छोड़ दिए, तो मस्तिष्क में जरूर रहेगा, किंतु विस्मरण होने का, स्मरण खो देने का, हमेशा वह ज्ञान स्मरण में नित्य निरंतर रहे, इसके लिए ज़रूरी है दोहराना। क्योंकि अगर हम बहुत दिन तक उसको हम दोहराते नहीं, पढ़ते नहीं, तो वह विस्मृत हो जाती है। वह ज्ञान हमारी समझ तो लिए हैं, हमने पढ़ भी लिया है, किंतु वह स्मरण में नहीं रहेगी, विस्मरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हम विस्मृत हो जाएंगे। इसलिए दोहराना और बार बार दोहराना, जिससे ज्ञान प्रतिपुष्ट हो जाए। और यह अध्ययन की रणनीति प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता में अत्यंत सहायक है। उसी प्रकार से उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है जो बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास 11th में हैं, क्लास 7th में हैं, 8th में, किसी भी क्लास स्तर पर हैं, किंतु पढ़ने का नज़रिया यही होना चाहिए। हाँ, यह नज़रिया तब विकसित होता है जहाँ पर समझने वाली अवस्था हो जाती है, अर्थात वो आयु के सापेक्ष है, क्लास के सापेक्ष है। पाठ्यक्रम जब विश्लेषणात्मक बुद्धि की मांग करने लगता है, अर्थात चिंतनशील पाठ्यक्रम विषय वस्तु हो जाती है, तो वहाँ चिंतना का प्रयोग करना चाहिए, मनन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हमने बताने का प्रयास किया। यह आशा करता हूँ कि यह विद्यार्थियों की प्रगति में सहायक होगा। इस प्रकार से आगे मैं आने वाली वीडियो में क्रम से मैं बताता रहूँगा कि कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि तमाम भ्रम हैं। 8 घंटे तैयारी करना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो पूरा यदि देखा जाएगा इस शीर्षक के अंतर्गत कि पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ें, तो इसको जब तक पूरा वीडियो न देखा जाए तब तक समझ विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ न कुछ पार्ट छूट जाता है। और इसलिए पूरा देखना चाहिए। और यदि पसंद आए यह वीडियो, आप सभी आत्मीय जन को, यदि प्रतिभागियों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। अनुरोध है हमारा, क्योंकि इससे हमारे मनोबल को बल प्राप्त होता है, जिससे निरंतर अपने विचार श्रृंखला के माध्यम से आप सबको विचारात्मक अवधारणाएं मैं प्रस्तुत करता रहूं, जो लोक मंगल की भावना से है, जन जन के हित से संबंधित है, जिसका उद्देश्य
और यदि मेरा उद्देश्य किसी को इस विचार के माध्यम से ठेस पहुंचाना नहीं था, यदि किसी को तकलीफ हो या ठेस या दुख महसूस हो तो उसके लिए मैं प्रार्थी क्षमार्थी है। यदि कोई बात बुरी लगी हो, हालांकि मैंने जो भी बताने का प्रयास किया है अनुभवपरक है और लगभग चिंतना के द्वारा हमने प्राप्त किया, और वह आप सबके हित के लिए, प्रतिभागियों के हित के लिए मैंने प्रस्तुत किया। और इस प्रकार से यदि पढ़ाई किया जाए तो सफलता तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि फैक्ट को, किसी बात को हम कैसे पढ़ें और कैसे समझें, आत्मसात कैसे करें, और आत्मसात यदि हो गया तो हम तमाम प्रश्न स्वयं बना सकते हैं। हम प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकते हैं, परीक्षा के प्रकृति को समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करने में सफल भी हो सकते हैं। इसी के साथ आप सभी आत्मीय जनों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, नमन और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।